नमस्कार दोस्तों, सुल्तान के इस नए एपिसोड में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज जिस सुल्तान की हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बलबन। बलबन सल्तनत के उन महत्वपूर्ण शासकों में से एक है जिसने सल्तनत की पुनः स्थापना करने में एक बहुत बड़ा योगदान किया। उसका जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। अपने पूर्वज सुल्तानों की तरह वह भी दास व्यवस्था का शिकार बना। मंगोलों ने जब तुर्कमेनिस्तान पर आक्रमण किया तो उसे ले जाकर वह बगदाद ले जाते हैं। बगदाद में उसे जमालुद्दीन नामक एक व्यक्ति खरीद लेता है। दास व्यवस्था में बड़े मुनाफे के लिए जमालुद्दीन बलबन एवं अन्य दासों को दिल्ली लाता है 1232 ईस्वी में। इस समय दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश का काल चल रहा था। इल्तुतमिश इन सभी दासों को खरीद लेता है। बलबन की प्रतिभा से वह बहुत ही प्रभावित था। वह आरंभ में उसे खासदार नामक एक पद देता है। धीरे धीरे बलबन अपने योग्यता और अपने प्रतिभा के दम पर उत्कर्ष की ओर बढ़ता चला जाता है और नासरुद्दीन महमूद के काल तक आते आते वह नायब ए मुमालिक के पद पर स्थापित होता है। नासरुद्दीन महमूद के पश्चात जब बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसके सामने बहुत बड़ी या विकट चुनौतियां मौजूद थीं। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात आने वाले 30 वर्षों में दिल्ली सल्तनत की गरिमा पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत की गरिमा को ध्वस्त कर चुके थे। कारण यह था कि अब दिल्ली सल्तनत में सुल्तान वास्तविक शासक ना होकर तुर्कान ए चहलगानी वास्तविक शासक बन चुकी थी। बलबन भी इसी तुर्कान ए चहलगानी का एक सदस्य था। परंतु जब वह सुल्तान बनता है तो वह दिल्ली सल्तनत की प्रतिभा या गरिमा को एक बार पुनः स्थापित करने का प्रयास आरंभ कर देता है। इस संदर्भ में उसकी नीतियों को दो रूपों से देखा जा सकता है। पहली नीति उसकी राजत्व सिद्धांत से संबंधित थी और दूसरी नीति उसकी प्रशासनिक जो नीतियां हैं उससे संबंधित करके देखी जा सकती हैं। अब हम पहले चर्चा उसके राजत्व सिद्धांत की करेंगे। बलबन का राजत्व सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि वह दास व्यवस्था से मुक्त नहीं हुआ था। अतः एक दास का दिल्ली सल्तनत पर स्थापित होना चुनौतीपूर्ण भरा एक कार्य था, क्योंकि अन्य तुर्कान चहलगानी के सदस्य उसे एक सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में असहमति प्रकट कर सकते थे। इसी संदर्भ में उसने राजत्व के सिद्धांत को स्थापित किया। उसका राजत्व का सिद्धांत वस्तुतः उसके बेटों को दिए गए वसैया या जो विल थी उसको लेकर था, जिसे संकलित करने का श्रेय बरनी को जाता है। अपने वसैया या अपने राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत बलबन स्वयं को एक शाही रक्त से संबंधित करता है, जिसके अंतर्गत वह फारसी नायक अफरासियाज के वंश से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करता है। इसके उपरांत उसने दो और अन्य शब्दों को दिल्ली सल्तनत में जोड़ा। ये शब्द थे नियाबते खुदाई और जिल्ले अल्लाह। नियाबते खुदाई से अर्थ था पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, एवं जिल्ले इलाही से तात्पर्य था ईश्वर की प्रतिछाया। वस्तुतः इन उपाधियों की मदद से बलबन सुल्तान की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। अर्थात सुल्तान कोई आम आदमी नहीं है, उसे स्वयं ईश्वर ने राज करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। दरबार की शान और शौकत को स्थापित करने के लिए भी उसने विभिन्न प्रयास किए, जिसके अंतर्गत उसने फारसी राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत अपनाया जाने वाला सिजदा एवं पायबोस पद्धति को अपनाया। इसके साथ साथ उसने फारसी त्योहार नौरोज को भी मनाना शुरू किया। इन सब की मदद से उसने राजकीय दरबार की शान और शौकत को स्थापित करने का प्रयास किया।
इसके उपरांत उसने कुछ विशिष्ट प्रशासनिक नीतियों को भी अपनाया। इन नीतियों के अंतर्गत उसने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल था वह दीवान अर्ज या सैनिक विभाग को स्थापित करना रहा है। सल्तनत की निरंकुशता को स्थापित करने के लिए दीवान अर्ज विभाग या सैनिक विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह सैनिकों के प्रशिक्षण में स्वयं दिलचस्पी लेता था, जिससे सैनिकों की जो सैन्य तत्व है उसको लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। प्रशासन में केंद्रीकरण को स्थापित करने के लिए उसने शिक व्यवस्था का आरंभ किया। शिक से तात्पर्य वर्तमान समय के आप जिले से समझ सकते हैं। इसके उपरांत उसने अन्य नीतियों पर भी बल दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बरीद की स्थापना रही। बरीद इस काल में गुप्तचर विभाग माना जाता था। सल्तनत के स्थायित्व के लिए गुप्तचर बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था, जिससे साम्राज्य में फैले विद्रोहों एवं असंतोषों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के उपरांत बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में निरंकुशता को भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बनाया। अपने निरंकुशता के सिद्धांत के अंतर्गत उसने सबसे पहले तुर्कान चहलगानी को समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे पता था कि जब तक तुर्कान चहलगानी बनी रहेगी तब तक सल्तनत या सुल्तान वास्तविक रूप से शासन नहीं कर सकता है। इस नीति के अंतर्गत उसने विभिन्न तुर्कान चहलगानी के सदस्यों को मरवा दिया या उनकी हत्या करवा दी। कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जिनकी हत्या बलबन ने करवा दी थी वो है शेर खां। शेर खां बलबन का चचेरा भाई था और मंगोल आक्रमण जो दिल्ली सल्तनत पर हो रहे थे उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करने में शेर खां का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। उसकी बढ़ती भूमिका से बलबन को उससे ईर्ष्या होने लगी थी। परिणाम यह रहा कि उसने शेर खां को विष दे दिया। इसके उपरांत तुर्कान के एक अन्य सदस्य मलिक बकबक, जो बदायूं का इक्तेदार था, उसने उसे दंड दिया था। दंड का कारण मात्र इतना था कि मलिक बकबक ने अपने दास के साथ दुर्व्यवहार किया था। बलबन के इस व्यवहार का कारण यह था कि अब वह सुल्तान को एक सिंबल के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था कि सुल्तान तुर्कान चहलगानी से ऊपर है और उसके संबंध में निर्णय ले सकता है। चहलगानी के एक अन्य सदस्य तुगरिल खां के साथ भी बलबन ने बहुत ही निर्मम व्यवहार किया। तुगरिल खां ने स्वयं को बंगाल का शासक स्थापित कर दिया था। सल्तनत के लिए यह एक चुनौती थी। अतः बलबन ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया, जिसने तुगरिल खां के विद्रोह को समाप्त किया। इन सब नीति के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी, जो जिसे हम देख सकते हैं, वह यह थी कि बलबन अपने शत्रुओं का निर्मम हत्या या संहार करता था। कारण यह था कि वह अन्य विद्रोहियों के लिए एक मैसेज देना चाहता था, एक संदेश देना चाहता था कि जो भी सल्तनत को चुनौती देगा उसका समूल संहार कर दिया जाएगा। बलबन की इस नीति को कुछ इतिहासकार लौह एवं रक्त नीति का नाम भी देते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं जब बलबन ने बहुत ही बर्बर नीति अपनाई थी।
1267 में मेमो के विद्रोह को बलबन ने बहुत ही निर्ममता से समाप्त कर दिया था। यह भी उसकी उसी निरंकुशता की नीति का भाग था जिसमें वह अपने विद्रोहियों को इस कदर कुचल देना चाहता था कि भविष्य में कोई भी विद्रोही उसके समक्ष सर न उठा सके। बलबन का काल दिल्ली में सल्तनत की स्थापना के साथ साथ सुदृढ़ता का भी काल था। इस समय मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे। बलबन ने इन मंगोलों के आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया और दिल्ली को स्थायित्व प्रदान किया। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में होती है। अपनी मृत्यु के समय तक उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। दिल्ली सल्तनत का इस समय कोई भी शत्रु नहीं था। यही कारण है कि उसे दिल्ली सल्तनत की पुनः स्थापना करने का श्रेय भी दिया जाता है। बलबन की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान कैकुबाद बनता है, परंतु वह दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व को संभालने में असफल साबित हुआ और 1287 से लेकर 1290 तक का काल पुनः एक बार अस्थायित्व का काल था, जिसे बाद में खिलजियों ने सुदृढ़ता या स्थायित्व प्रदान किया। अगले वीडियो में हम खिलजी सुल्तानों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद।